ठीक है, CGPSC प्री प्लस CGSSB, पहले ये CG व्यापम हुआ करता था, हाँ या ना? ठीक है, तो इस बैच का स्कोप क्या है? पर्याप्त स्कोप है। इसमें CGPSC प्री के आधार पे भी आपकी तैयारी की जाएगी और CGSSB के हिसाब से भी आपकी तैयारी होगी। स्कोप बहुत बड़ा है। यहां से आप क्या करोगे? तो यहां से आप लोग CGPSC के द्वारा राज्य सेवा परीक्षा होती है। कौन सी परीक्षा होती है? राज्य सेवा परीक्षा, जिसको अंग्रेजी में अपन बोलते हैं स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन। क्या बोला जाता है? स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन। तो ये CGPSC प्री का मतलब क्या है? ये CGPSC प्री, CGPSC कोई एग्जाम नहीं होता। CGPSC एक संस्था है जो कि एग्जाम लेती है। क्या करती है? एग्जाम लेती है। वो कौन सा एग्जाम लेती है? तो स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन लेती है, जो कि राज्य का सबसे बड़ा एग्जाम होता है। छत्तीसगढ़ में अगर कोई सबसे बड़ा एग्जाम है तो उसका नाम क्या है? राज्य सेवा परीक्षा, CGPSC SSE। कंफ्यूज नहीं होना, एक SES कल हुआ है, उसका नाम है स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन। ये भी CGPSC ही लेती है, बट ये सबसे बड़ा परीक्षा। ये जो परीक्षा है, इस परीक्षा से क्या क्या बनते हैं बताओ? एक आध पोस्ट के नाम। डिप्टी कलेक्टर बनते हैं, DSP बनते हैं, और क्या बनते हैं? हाँ जी, तहसीलदार नहीं बनते इस एग्जाम से। इस एग्जाम से नायब तहसीलदार बनते हैं। तहसीलदार की डायरेक्ट भर्ती छत्तीसगढ़ में नहीं होती है। नायब तहसीलदार ही जब 7 साल पूरा कर चुके होते हैं तो प्रमोट करके तहसीलदार बनते हैं। ठीक है, और हो गया। मेरे को पता है 90% लोगों को इतना ही नाम पता रहता है। हाँ जी, 90% लोगों को ये 3 नाम ही पता होते हैं, उसमें भी नायब शब्द नहीं, तहसीलदार शब्द ही पता होता है। ठीक है, इस एग्जाम से अकाउंट ऑफिसर बना जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में वित्त सेवा अधिकारी जो होता है, अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर, फाइनेंस डिपार्टमेंट भी बोलते हैं। इस एग्जाम से फाइनेंस सर्विस ऑफिसर भी बना जाता है, वित्त सेवा अधिकारी बोला जाता है। इस एग्जाम से जिला आबकारी अधिकारी भी बना जाता है। शराब पकड़ोगे आप लोग, कोई खराब शराब बेच रहा है, नकली शराब, तो आप लोग को पकड़ना है। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का पद यहां से नहीं भरा जाता है, तो जिला शिक्षा अधिकारी डायरेक्ट यहां से नहीं भरते। CMO का पद होता है चीफ म्यूनिसिपैलिटी ऑफिसर, नगर पंचायत और नगर पालिका का मुख्य नगर पालिका अधिकारी या मुख्य नगर पंचायत अधिकारी, यहीं से भरा जाता है। जनपद पंचायत में CEO का पद होता है, वो यहां से भरा जाता है। इसके बाद जिला पंजीयक का पद होता है। रजिस्ट्री कराने जाते हो आप लोग, तो रजिस्ट्री करने का जो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जिला पंजीयक, उसकी भर्ती यहां से होती है। रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो जो आप लोग की रजिस्ट्री करता है ना अधिकारी, आप लोग जिसके सामने जाकर के साइन करते हैं, वो उप पंजीयक रहता है। सब रजिस्ट्रार बोला जाता है इंग्लिश में, उसकी भी भर्ती यहां से होती है। इसके अलावा DPO, जिला महिला बाल विकास अधिकारी की भर्ती यहां से होती है। CDPO, ठीक है, CDPO चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर कहा जाता है, बाल विकास परियोजना अधिकारी, उसकी भी भर्ती यहां से होती है। इसके अतिरिक्त और कौन सा विभाग बच गया? और कोई पोस्ट? बहुत सारे पोस्ट है वैसे तो। ठीक है, आप जेल की बात कर रहे थे तो जिला जेल अधीक्षक की भर्ती यहां से होती है, जिसको SDJ कहा जाता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जेल। इसका अधीनस्थ ADJ है ना, ये भी यहीं से भर्ती होता है। असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जेल सुपरिटेंडेंट बोलते हैं जिसको, या नहीं, ADJ नहीं बोला जाता, गलत शब्द है, AJS कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? AJS, असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट, इसकी भी भर्ती यहां से होती है। इसके अलावा कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर की भर्ती यहां पे से होती है। कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर, जिसको आप GST इंस्पेक्टर के नाम से जानते हैं, उसकी भर्ती यहां से होती है। असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स, जिसको आप GST ऑफिसर के नाम से जानते हैं, उसकी भर्ती यहां से होती है। तो सोच रहे हो आपके पास कितने सारे पदों की भर्ती होती है। इसके अलावा रोजगार अधिकारी, श्रम पदाधिकारी, जिला सेनानी का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, वो सब। तो छत्तीसगढ़ राज्य में जितने भी बड़े पद हैं, क्लास 2 और क्लास 3 के बड़े पद, वो सारे के सारे पदों की भर्ती इसी राज्य सेवा परीक्षा के माध्यम से होती है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है कि नहीं? नाम देख के ही समझ गए हो, जितने बड़े बड़े पदाधिकारी बनते हैं
जो आप बनना चाहते हो साहब, क्लास 2 अधिकारी, ये क्लास 2 अधिकारी है, ये क्लास 2 अधिकारी है, ये क्लास 3 अधिकारी है, ये क्लास 2 अधिकारी है, ये क्लास 2 है, ये क्लास 2 है, ये क्लास 2। अगर नगर पालिका की बात करें तो क्लास 2, और नगर पंचायत की बात करें तो क्लास 3। ये क्लास 2 अधिकारी है, ये क्लास 2, ये क्लास 3 अधिकारी, ये क्लास 2 अधिकारी, ये क्लास 3, ये क्लास 2, ये क्लास 3, क्लास 3, क्लास 3, क्लास 2 पदाधिकारी। तो जितने भी बड़े अधिकारी हैं, अंदाजा लगाइए क्लास 2 का प्रारंभिक सैलरी आज की तिथि में कितनी होगी। अगर आप इसमें से कोई क्लास 2 ऑफिसर बन जाते हो तो आपकी प्रारंभिक तनख्वाह कितनी होगी, बताइए, अंदाजा लगाइए रफ। कैसे, क्या मैडम कितनी होगी? 80,000। कैसे रितिका जी, कितनी? 80,000। कैसे गीतिका जी, कैसे नेताम जी? 65 70। कैसे साहब? 70। कितना दोस्त? क्लास 2 बोल रहा हूँ, क्लास 2 का हिसाब से सोचो। डिप्टी कलेक्टर की बात हो रही है, डीएसपी की बात हो रही है, उस हिसाब से सोचो। 35 इज वेरी लेस आज के समय में, मतलब डिप्टी कलेक्टर के हिसाब से बहुत कम है। कैसे साहब? रफ पर मंथ फर्स्ट डे से, ठीक है, काट पीट के, काट पीट के ना, ऐसा नहीं कि जुड़ा हुआ है, ठीक है। वो रेंज इसलिए क्योंकि अलग अलग में थोड़ी सी पर्क्स अलग अलग रहते हैं, ठीक है, उस पर्क्स के बदले में पैसे भी कटते हैं। आप अगर डीएसपी हो, ठीक है, तो डीएसपी के ट्रेनिंग के समय में जब आप वहां रहोगे ट्रेनिंग स्कूल में, तो वहां पे ट्रेनिंग स्कूल का किराया देना पड़ेगा, खाने का पैसा देना पड़ेगा, प्लस वर्दी अलाउंस जो मिलेगा तो वो मिलेगा, कुछ पैसे कटेंगे। तो ऐसा काट पीट के इतने के आसपास बैठता है, जो कि बहुत शानदार है कि नहीं। ये तो अभी है 7वें वेतनमान के अनुसार, अभी जस्ट अगले साल जनवरी से 8वां वेतनमान लग जाएगा, अराउंड इससे नीचे की बात ही नहीं होगी। सोच रहे हो, चलो मान लो 1.7 को भी गोली मारो, 1.5 लाख भी अगर वहां पे बनता है पहले दिन से, तो सोचिए कितनी बड़ी सैलरी के लिए आप फाइट करने जा रहे हो। तो लड़ना भी वैसे ही है, ठीक है। भाग मिल्खा भाग में सुने हो कि नहीं, ये तुम्हारी जीवन की आखिरी फाइट हो सकती है, भागूंगा भी वैसे ही, ऐसे बोलता है कि नहीं। तो बहुत बड़ी चीज दाव पे लगी हुई है, कुछ छोटी मोटी चीज के लिए आप लोग नहीं आए। इसीलिए पहले दिन तो अपना दिमाग ही क्लियर करो दोस्त, क्या करना है ना। टीचर बनना है, टीचर की बात करें, क्लास 3 टीचर की लगभग यहां से सैलरी शुरुआत हो रही है, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छा अमाउंट है, ठीक है। लड़का लोग को पढ़ाना है, चल बे, चल बे, खेल मत, चल चल टूरा अंदर, ऐसा करके, है कि नहीं, ढकेल पेल के उसको पढ़ाना है, और मारना नहीं है। लेकिन कान वान का पर्दा फट जा रहा है, आजकल के बच्चे लोग का कान का पर्दा क्या है, कमजोर है। आप लोग को तो पढ़ा होगा, है नहीं, हम लोग को तो पढ़ा है नहीं जी, कॉलेज में, स्कूल में, सॉरी, कॉलेज में कौन मारेगा। ठीक है। तो चलिए, ये तो बात हुई सीजीपीएससी की। सीजी व्यापम का भी बहुत वेरियस एग्जाम होते हैं, लेकिन अभी क्या कर दिया है, एक नई संस्था बना दी गई है जिसे हम सीजीएसएसबी के नाम से जानते हैं। तो जिस प्रकार से एसएससी एग्जाम लेता है भारतीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, वैसे ही यहाँ पर सीजीएसएसबी क्या करने वाला है, एक संयुक्त परीक्षा लेने वाला है। इस संयुक्त परीक्षा में क्या करेगा, साल भर में 2 बार या 3 बार परीक्षा लेगा। और हर बार क्या होता है, अभी ये होता आया है कि पटवारी का एग्जाम अलग, आरआई का एग्जाम अलग, है ना, उसका महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम अलग, ऐसा ऐसा होता था। तो इसमें क्या है, यही 4 लोग सिलेक्शन लिए जा रहे, किसी बार ये रैंक 1 आ गया, किसी बार ये रैंक आ गया, इसको ज्वाइन किया, फिर छोड़ दिया, फिर उसको ज्वाइन कर लिया। तो इस बार ये व्यवस्था लाई गई है कि जिस प्रकार सीजीपीएससी में हम क्या करते हैं, अपना प्रेफरेंस डालते हैं ना पोस्ट का, और उसके बाद आपके रैंक के आधार पर पोस्ट अलॉट होता है। रैंक 1 आए हो, डिप्टी कलेक्टर डाले हो, तो क्या मिलेगा, डिप्टी कलेक्टर। वैसे ही वहां पर क्या होगा, आपके रैंक के आधार पर आपको पोस्ट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। क्लियर, क्या दिया जाएगा, पोस्ट। तो इससे क्या होगा, जो दोहराव था भर्ती प्रक्रियाओं में वो सब हट जाएगा, और हटने से क्या होगा, सभी लोगों को मौका मिलेगा। लेकिन एक चीज इसमें बड़ा प्रभावित भी करेगा, क्या होता है, एग्जाम किसी किसी दिन का खेल रहता है। किसी दिन आप बहुत अच्छा कर जाते हो, लक साथ दे देता है, और किसी दिन आपका लक एकदम खराब रहता है, ठीक है।
तो वो भी प्रभाव करेगा यहाँ पर कि साल में 2 ही परीक्षा होनी है, उसमें उस दिन अगर आपका लक भी साथ चला, वैसे देखा जाए तो 95% मेहनत है, 5% लक है, लेकिन 5% तो है, ठीक है। वो 5% ही आधे नंबर से अंदर और आधे नंबर से बाहर कराने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है साहब, अब आप लोग के मन में जो भी सवाल है पूछ सकते हैं, मैं ओपन हूं। ठीक है, अब मैं चुप हूं, आप पूछोगे तब बताएंगे। उस दिन भी था कि ये बात पर्सनल वाला। हाँ, और बताओ साहब। देखो, सबसे पहली चीज तो यही है, क्लैरिटी रखिए अपने मन में, सबसे महत्वपूर्ण है क्लैरिटी। आप आए हो तो आज मेरा काम यही है कि मैं आपको क्लियर करके भेजूं। ठीक है, अपने लक्ष्य का निर्धारण आज ही करके जाइए। यहीं से, इस कमरे से बाहर निकलो तो सोच लेना है कि मुझे यही करना है। ठीक है, और उसमें 3 साल लग के दे देना है। हो सकता है पहले साल में सिलेक्शन हो जाए, हो सकता है पहले में ना हो दूसरे में हो सकता है दूसरे में ना हो तीसरे में हो, लेकिन लग के दोगे तो 3 साल में किसी न किसी पद में, चाहे वो आप इधर वाले पद को चाह रहे हो चाहे आप उधर वाले पद को जा रहे हो, मिल जाएगा। लेकिन लग के करना पड़ेगा। कर लोगे? हाउस द जोश? लग तो नहीं रहा साहब। ठीक है, कैसे नेताम जी, आप और पहले उड़ान में पढ़े हैं क्या? हाँ, नहीं, आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आप पहले कभी उड़ान में, मतलब एज अ स्टूडेंट रही हैं वहां। ओके, हाँ, ठीक है। ठीक है साहब, तो करना है अच्छे से। पंडा सर जैसे बढ़िया मस्त अधिकारी हैं वो। हाँ जी, एसएसबी की भर्ती बस कैलेंडर जारी होने वाला है। हाँ, बस होने ही वाला है, एज सुन एज पॉसिबल, जब भी कर दे। नहीं, पिछला तो हो गया लगभग, एग्जाम कंप्लीट होने को है, शिक्षक भर्ती ही लाइन में है, और तो कोई बड़ा एग्जाम नहीं है। नहीं, वही बोल रहा हूँ, छोटे छोटे जो पद हैं उसका तो प्रक्रिया चल रहा है। अब अगले साल का कैलेंडर देना है इनको, अगले जनवरी से, है ना? नहीं, अभी नहीं है ऐसा कुछ। वो आप जो बोल रहे हो ना, वो डेटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, वो है वो। ठीक है, और संयुक्त भर्ती का मतलब यहाँ पर जितने भी पद हैं उनकी संयुक्त भर्ती होगी, जो कि समान योग्यता रखते हैं। होता है ना, सबकी योग्यताएं अलग होती हैं। जैसे मैंने क्या बोला, सीजीपीएससी की योग्यता क्या है, मिनिमम आपको क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन। जब अपन व्यापम की बात करते हैं तो मोस्टली इसमें कक्षा 12वीं मांगता है ना। जैसे पटवारी के लिए और कोई ग्रेजुएशन के लिए वो नहीं है अर्हता, आपको क्या बोलता है, 12वीं पास हो और पीजीडीसी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आजकल कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी चाहिए लोगों, क्योंकि अंततः सारा का सारा काम किस में हो रहा है, कंप्यूटर्स में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसलिए पीजीडीसीए मांगता है। तो जितने भी समान योग्यता वाले पद हैं उन सबका एक भर्ती परीक्षा लिया जाएगा। ठीक है, जिसका भी क्वालिफिकेशन, जैसे यहाँ पर क्या देख रहे हो, सीजीपीएससी में इतने सारे पद है, सबकी योग्यता क्या है, ग्रेजुएशन। अगर आप ग्रेजुएट हो तो इन सब एग्जाम में क्या कर सकते हो, पार्ट ले सकते हो। हाँ, रैंक कम आएगा, दूसरा पद मिलेगा ना, बट वो पद के आधार पे मिलेगा। पद, देखो 3 चीज मैटर करेगा, एक पद, एक आरक्षण और एक आपका रैंक। ठीक है, अगर आप क्या देखते हो, सबसे पहली बात, आप कौन सी कैटेगरी से हो, क्या उस कैटेगरी में उतने सारे पद मौजूद हैं, तो उस आधार पे आपको आवंटित होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ये इन 3 आधार पर आपके पदों का वितरण हो जाएगा। ठीक है साहब, कैसे कांकेर वाले भाई साहब, सब बढ़िया? अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, चारामा वाले साहब। हाँ जी, देखो असिस्टेंट डायरेक्टर का पद तो क्लास 2 गेजेटेड ऑफिसर का पद हो गया, है ना। सबसे पहली बात तो व्यापम तो नहीं लेगा उसको, उसको पीएससी लेगा, सबसे पहली बात है ना। और एक विशिष्ट पद है, क्योंकि आप असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर बोल रहे हो, मतलब उसमें कुछ सीमित लोग ही भाग ले सकते हैं जो कि हॉर्टिकल्चर से संबंधित हो। तो एक विशिष्ट पद है, अलग से इसका एग्जाम होगा और इसको पीएससी कंडक्ट करेगी। क्लास 2 ऑफिसर का पद है, तो गेजेटेड ऑफिसर है। हाँ, क्या, किसका किसका? हाँ, फुल फॉर्म बताओगे क्या? इसमें भी देखा जाए तो इसको व्यापम लेगा, है ना, व्यापम लेगा, लेकिन इसमें भी संयुक्त भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी विशिष्ट योग्यता मांगेगा, है ना, इसलिए इसको भी अलग से है। मैंने आपको पहले ही लाइन में कहा कि जहां पर समान योग्यता वाले पद हैं उनको ही एक साथ संयुक्त भर्ती परीक्षा में कराया जा सकता है। ये दोनों एग्जाम एक साथ भले लिया जा सकता है, क्यों?
क्योंकि इनमें क्वालिफिकेशन लगभग वही चाहिए दोनों एग्जाम में। इसलिए व्यापम क्या करेगा, इस पर्टिकुलर के लिए दोनों पदों के लिए एक साथ भर्ती परीक्षा ले लेगा जब भी लेगा। यहाँ पे एक नीचे में है ना शर्तों वाला लगा हुआ है स्टार मार्क, जिसमें जब भी लेगा। ठीक है, हाँ साहब पूछो क्या पूछ रहे हो। अब वही संयुक्त भर्ती परीक्षा में आएगा। हॉस्टल वार्डन अलग से नहीं होगा, वो साथ साथ होगा एक साथ में। ज्यादा था, अब संयुक्त भर्ती परीक्षा में लेगा तो सिलेबस को एक साथ डिजाइन करेगा और एक साथ डिजाइन करके क्या करेगा, समान तौर पे पेपर ले लेगा। ठीक है, अभी तक क्या था वेटेज, उसमें 50% मार्क्स कंप्यूटर के क्वेश्चन में लाने पड़ते थे। इट मींस कि जितने भी क्वेश्चन, मान लेते हैं 40 क्वेश्चन है कंप्यूटर के, तो 40 में से 20 से अधिक मार्क्स आपको कंप्यूटर में ही लाओगे तब आपका बाकी पेपर चेक होगा, अन्यथा आपका पेपर ही चेक नहीं होता था। तो यहाँ पर कई सारे एग्जाम में ना विशिष्ट तरीके से भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक ऐड किए जाते थे। जैसे कंप्यूटर में 50% लाना है, क्योंकि हॉस्टल वार्डन का काम बहुत व्यापक है। उसको क्या करना है, पहले तो बच्चों को संभालना है, हॉस्टल की सारी व्यवस्थाओं को संभालना है, प्लस हॉस्टल में जो भी गतिविधियां हो रही है उसको कंप्यूटर में रिकॉर्ड करके उसका डेटा मेंटेन करना है, हॉस्टल का राशन भरना है, हॉस्टल में कोई लड़का अतलंगी कर रहा है तो उसको अंदर करवा देना है है ना। ठीक है, और मन में कुछ सवाल? रिलैक्स रहो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जो भी सोच के आए हो उस हिसाब से। बट मेरा एक ही चीज था कि शुरुआत से क्लैरिटी रखना, जो भी बनना चाहते हो जरूर बनोगे। भटकाव रहेगा तो भटकाव में क्या होता है ना कि चीजें बिगड़ती हैं। ठीक, क्या बोल रहे हैं इधर, हॉस्टल वार्डन बनना है तो रैंक कम होने पे कौन सा पद मिलेगा? भाई हॉस्टल वार्डन आपको बनना है, ठीक है, क्या पता इन लोग को नहीं बनना हो। ठीक है, जो टॉप 10 रैंक में आए या 20 रैंक में आए उनको हॉस्टल वार्डन ना बनना हो, उनको कोई दूसरा पद आकर्षित करता हो, तो वो लोग क्या करेंगे, उस पद को भर देंगे और आपके समय आते आते हॉस्टल वार्डन का पद खाली रहेगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर होता है, यहाँ पे उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे सबसे लोक लुभावने पद कौन से हैं? तो यहाँ पर सबसे लोक लुभावन पद है हमारा डिप्टी कलेक्टर। तो सबका 99% लोगों का प्रेफरेंस 1 डिप्टी कलेक्टर ही रहता है। अब दूसरे नंबर पर डीएसपी रहना चाहिए लोक लुभावन और उसकी सुविधाओं के हिसाब से, लेकिन नहीं रहता है। 90% लोग डीएसपी को 7वें 8वें नंबर पे डालते हैं क्योंकि पुलिस वाला नहीं बनना है बोल के। लेकिन हो सकता है कि आपको पुलिस वाला बनना हो और आप किस में डाले हो, दूसरे प्रेफरेंस में, तो आपको तो मिल जाएगा ना। मुझे नहीं चाहिए तो मुझे नहीं मिल रहा है क्योंकि मेरा 7वां 8वां प्रेफरेंस है, समझे। तो ऐसे उधर भी होगा कि हॉस्टल वार्डन, पटवारी, आरआई, ये सब पद है मान लेते हैं। शुरू के टॉप 10 में सबने क्या डाल दिया, पटवारी आरआई डाल दिया उदाहरण के लिए, है ना। अब आपके रैंक में आया, आपने पहला प्रेफरेंस ही क्या डाला है, हॉस्टल वार्डन, और हॉस्टल वार्डन का एक पद भी किसी ने नहीं लिया है, खाली है, तो आपको तो मिलना स्वाभाविक है। लेकिन नहीं मिलेगा तो जो भी पद बचा होगा उसमें आपने जो प्रेफरेंस डालोगे उसके हिसाब से मिल जाएगा आपको। क्या पता आपको मिल जाए, क्या मिल जाए, महिला पर्यवेक्षक मिल जाए लेकिन महिलाओं को ही मिलता है साहब, आपको नहीं मिल सकता ठीक है रमन जी, मजाक किया। ठीक, हाँ। और साहब किसी के मन में कोई सवाल है? लड़कियां क्यों सवाल नहीं पूछ रही, पूछो, पूछिए। कैसे, 4 लोग हो, आधी आबादी नहीं हो आप लोग यहाँ के हिसाब से, मैकेनिकल का क्लासरूम हो गया है। ठीक, कैसे मैडम, इतना सीरियस क्यों है? कोई डाउट है तो पूछिए, इसीलिए तो है ओरिएंटेशन क्लास। जाऊं मैं फिर? ठीक, चलो। छत्तीसगढ़ है ना जो मेरा सब्जेक्ट है, जो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ।
ठीक, छत्तीसगढ़ जो है ना, हम यहाँ पे छत्तीसगढ़ एक बहुत बड़ा सिलेबस है, मिनिमम 3 महीना लगेगा, इस चीज को तो मान करके चलना है ना, कोई छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है। सीजीपीएससी प्री की बात करें तो हम लोग को 50 क्वेश्चन यहाँ से मिलता है, इट मीन 50% ऑफ टोटल क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन राज्य सेवा परीक्षा में पूछे जाते हैं, वहां का 50% कहाँ से आता है, छत्तीसगढ़ से आता है। लेकिन अगर हम व्यापम की बात करें तो व्यापम में अराउंड 10 से 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, किसी में 25 क्वेश्चन, अलग अलग वेटेज रहते हैं। अभी संयुक्त भर्ती परीक्षा का सिलेबस क्लियर नहीं है, आएगा तो पता चलेगा, लेकिन फिर भी वहां पे छत्तीसगढ़ एक ठीक ठाक वेटेज रखने वाला है। तो हम क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ को सीजीपीएससी प्री पढ़ रहे हैं ऐसे ही तैयार करके रखेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर उस लेवल पे तैयार करेंगे तो हमारा सारा का सारा एग्जाम छत्तीसगढ़ का आराम से बनना चालू हो जाएगा। क्लियर? तो अब छत्तीसगढ़ जो हम पढ़ेंगे तो छत्तीसगढ़ को कुछ भागों में बांट करके पढ़ने वाले हैं अपन। तो यहां पर अपन मैपिंग पढ़ेंगे। क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ में मैपिंग। मैपिंग का मतलब जैसे भाई साहब का बरम केला, तो बरम केला यहां पर है सर, यहाँ पे बरम केला, ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलर एग्जैक्ट डॉट बनाओ तो ये है आपका बरम केला। मैडम बोल रही थी मांडर, ठीक है, तो ये एग्जैक्ट मांडर यहाँ पर है। ये भाई साहब लोग का सरायपाली ये है, ये बसना है, ये पिथौरा है आप लोगों का। तो हमको इस मैप का पूरा ज्ञान होना चाहिए कि कहाँ पर क्या क्या है। जैसे भाई साहब का चारामा, तो ये है एग्जैक्ट चारामा यहाँ पर इस मैप में, ठीक है। और कहाँ कहाँ बोल रहे थे आप लोग, तो रायपुर, तो रायपुर को बताने की जरूरत ही नहीं। बरम केला हो गया, और कौन था जी, और कवर्धा, ये देख कवर्धा, ये देख एग्जैक्ट कवर्धा यहाँ पे, ठीक है। वो कवर्धा तो यार डिप्टी सीएम का एरिया है, कहाँ का वार्ड हो गया हो तो ठीक है। तो ये अपन क्या करेंगे, मैपिंग के माध्यम से जानेंगे और एक एक जिला उठा करके पढ़ेंगे और एक एक जिला उठा करके जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ की विशेषता क्या है, कहाँ पे मुख्य मुख्य चीजें हैं। तो जो क्या हो करेगा, सबसे पहले इस मैप को जानने में हमारी मदद करेगा। मैप को जानने के बाद क्या होगा, छत्तीसगढ़ पढ़ना आसान हो जाता है, ठीक है। तो अपन सबसे पहला काम वो करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे जब, तो हम लोग छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं, छत्तीसगढ़ का भूगोल। तो छत्तीसगढ़ का भूगोल की अगर हम बात करें, ये दे भाई रामानुजगंज, ये दे, वो बोल रहा है मेरा जगह भी बताओ बोल के, ठीक है, रामानुजगंज, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के भूगोल की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, किस प्रकार की चट्टाने हैं, कौन कौन से खनिज कहाँ कहाँ से मिलते हैं, छत्तीसगढ़ में कौन कौन से उद्योग लगे हुए हैं, कृषि का पैटर्न क्या है, छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी फसलें ली जाती हैं, छत्तीसगढ़ में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, कौन कौन सी नदियां बहती है, कौन कौन से जलप्रपात है, कौन कौन से परियोजनाएं अर्थात डैम है। इस प्रकार की चीजें जब पढ़ेंगे तो उसको हम क्या नाम देंगे, छत्तीसगढ़ के भूगोल की संज्ञा देंगे, ठीक है। जब छत्तीसगढ़ का भूगोल खत्म हो जाएगा तो जब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ का इतिहास। तो छत्तीसगढ़ का इतिहास आदिकालीन रहा है, मतलब आदिकाल से लेकर वर्तमान तक का जो इतिहास है उसको पूरा का पूरा पढ़ना। छत्तीसगढ़ राज्य में आदि मानवों से लेकर के मराठा और मराठा से लेकर के अंग्रेजों तक ने शासन किया। इस बीच बहुत सारे राष्ट्रीय राजवंश और क्षेत्रीय राजवंश, जिसमें से प्रमुख रहा कलचुरी, ठीक है। तो अलग अलग राजवंशों ने शासन किया जिनका गौरवशाली इतिहास छत्तीसगढ़ में रहा है। तो उस गौरवशाली इतिहास के बारे में जानेंगे, किसने कहां पर कौन से मंदिर बनाए और कौन कौन से ऐसे कार्य किए या राज्य के लिए महत्वपूर्ण कार्यों की सूची देखेंगे। राज्यों में प्रशासनिक व्यवस्था क्या रही, किसके किसके काल में, उन सब व्यवस्थाओं को अपने को देखते चलना है, ठीक है साहब। तो ये सब चीज किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ के इतिहास के तहत। इसके बाद अगला पोर्शन रहेगा छत्तीसगढ़ की जनजातियां, कला एवं संस्कृति, आर्ट ट्राइब्स एंड कल्चर कहा जाता है इसको, एटीसी बोलते हैं अंग्रेजी में, आर्ट ट्राइब एंड कल्चर। तो छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो 43 प्रकार की जनजातियां निवास करती हैं, हाँ या ना। गोड़ जनजाति, कंवर जनजाति, हल्बा जनजाति, मुरिया जनजाति, अलग अलग प्रकार की जनजातियां हैं। इन जनजातियों के बारे में सामान्य जानकारियां लेंगे, प्लस इन जनजातियों में कुछ ना कुछ संस्कृति होगी इनकी, है ना। इन संस्कृति में पेय पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, कृषि का पैटर्न पढ़ेंगे, नाच गाना पढ़ेंगे, त्योहार, तीज त्योहार पढ़ेंगे। उसी प्रकार जनजातियों के इतर भी छत्तीसगढ़ है। सामान्य छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, अगर हम रायपुर में रह रहे हैं तो ये भी तो छत्तीसगढ़ का पार्ट है। तो यहाँ भी कुछ कल्चर होगा, जैसे आज नागपंचमी मनाई जा रही, तो नागपंचमी में दूध पिलाया होगा अपने दोस्तों, ठीक है, तो वही है, ठीक है। नागपंचमी में छत्तीसगढ़ में एक विशेष चीज होती है कि छत्तीसगढ़ में कुश्ती प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है नागपंचमी के दिन,
विशिष्ट है ना, पूरे भारतवर्ष में ऐसा नहीं होता, लेकिन छत्तीसगढ़ में आज के दिन अगर आप देखोगे, कुशालपुर से कोई है क्या आसपास से? कुशालपुर नहीं, तो कुशालपुर के पास में दंतेश्वरी माता का मंदिर है ना, वहां पे आज कुश्ती प्रतियोगिता चलती है। और छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों में ये सब प्रतियोगिताएं चलती हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप में से कोई अकलतरा के आसपास से होगा, जांजगीर चांपा में, तो वहां पे एक दल्हा पहाड़ है, वहां पे आज के दिन स्पेसिफिक मेला लगता है। वहां पे बहुत सारे नाग आते हैं आज के दिन, ठीक है, तो डर भी लगते रहता होगा, लेकिन मेला लगता है, सब के सब लोग जाते हैं। दल्हा पहाड़ में एक नंबर प्रॉपर व्यू देखने को मिलता है, बारिश वारिश भी होते रहता है, तो बादल वादल एक नंबर एस्थेटिक व्यू बोलते हो आजकल तो आप लोग, वही एस्थेटिक व्यू देखने को मिलता है, तो बहुत बढ़िया सा, ठीक है। तो आज के दिन का प्रॉपर विशेष महत्व है जन नाग पंचमी के हिसाब से। तो ऐसे ही अलग अलग दिन का अलग अलग महत्व है, 30 त्योहारों का अलग महत्व है, हरेली का अलग महत्व है, तीजा का अलग महत्व है, पोरा का अलग महत्व है। तो इन सब चीजों के बारे में हम उठा के पढ़ेंगे, ठेठरी खुरमी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज अपन पढ़ेंगे, इसको अपने को ध्यान में रखना है, ठीक। तो जनजाति कला संस्कृति, जनजाति कला संस्कृति के बाद अपने को देखना है छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासन से तात्पर्य है अंग्रेजी में एडमिनिस्ट्रेशन। छत्तीसगढ़ में प्रशासन की बहुत सारी अवधारणाएं अलग अलग, जैसे छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक कार्यपालिका प्रमुख राज्यपाल होते हैं, तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन राज्यपाल रहा, कौन कौन मुख्यमंत्री रहे, छत्तीसगढ़ में कौन कौन से मंत्रियों के पास कौन कौन सा विभाग है, कितनी महिला मंत्री हैं, कितनी महिला विधायक हैं, इन सब चीजों को अपने को प्रशासन के तहत देखना है। इसके अलावा पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, जो हम सुनते हैं शब्द सरपंच, है ना, सरपंच हो गया, पंच हो गया, जनपद पंचायत अध्यक्ष हो गया, जिला पंचायत अध्यक्ष हो गया, जनपद पंचायत सीईओ, अभी अपन थोड़ी देर पहले चर्चा किए थे, उन सब के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर शहरी प्रशासन या नगरीय प्रशासन की बात करें, तो हम लोगों को जिला नगर निगम, नगर पालिका परिषद, जो सीएमओ का पद अभी अपन ने देखा था, है ना, तो पार्षदों के बारे में जानेंगे, महापौर कौन होता है, नगर पालिका अध्यक्ष कौन होता है, नगर पंचायत अध्यक्ष कौन होता है। ये सब चीज जब अपन पढ़ेंगे तो उसको कौन से टॉपिक के अंदर कंसिडर किया जाएगा, प्रशासनिक व्यवस्था के तहत कंसिडर किया जाएगा। इसके बाद छत्तीसगढ़ जब और पढ़ेंगे अपन, तो छत्तीसगढ़ में अर्थव्यवस्था पढ़ा जाता है। क्या पढ़ते हैं? छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है कि छत्तीसगढ़ राज्य में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, छत्तीसगढ़ राज्य की जीडीपी कितनी है, साल दर साल छत्तीसगढ़ राज्य कितना पैसा कमाता है, खनिजों के माध्यम से हम कितना अर्जित करते हैं, ठीक है, कृषि में हम लोग कितना पैसा खर्च करते हैं, बजट बनाते हैं अपन जो, तो बजट कहाँ कहाँ पे पैसे खर्च होते हैं, कहाँ कहाँ से पैसे आते हैं, इन सब का जब अपन अध्ययन करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के तौर पे कंसिडर किया जाता है, हाँ या ना। तो इतना बड़ा है सिलेबस, देखने में तो बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन बहुत बड़ा सिलेबस है, तो इसी को मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो आज तो ठीक है, अपन बेसिक चर्चा ही किए, सर भी लेट क्लास छोड़े थे, तो और आपसे ओरिएंटेशन भी हो गया, तो ओवरऑल कल आएंगे अपन, तो कल आकर के अपन चीजों को चालू करेंगे, पढ़ना कल से चालू होगा, ठीक है साहब। मन में कोई सवाल? खत्म करें फिर, चलिए, थैंक यू।